हेलो बच्चों। बच्चों, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की ड्रॉबैक के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने ये जाना था कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो उसी टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए बच्चों आज हम बात करेंगे बोहर्स मॉडल की कि बोहर अपने मॉडल तक कैसे पहुंचे। तो जो साइंटिस्ट थे नील बोहर बच्चों, वो कैसे थे? बहुत अवेयर साइंटिस्ट थे। हमेशा जो भी उस टाइम पर साइंटिफिक कम्युनिटी में डिस्कवरी या जो भी रिसर्चेज हो रही थी, कंटिन्यूसली उनकी इंप्रेशंस को वो अपने माइंड में रिकॉर्ड कर रहे थे एंड फिर इसी के बेसिस पे उन्होंने अपने मॉडल को डिजाइन किया। तो ऐसी कौन सी दो मेन फाइंडिंग्स थी या डिस्कवरीज थी जिसने बोहर को हेल्प की कि वो अपने मॉडल को डिवाइस कर सके? तो आज हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहली जो थी वो थी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनका करेक्टर कैसा होता है? उनका करेक्टर होता है ड्यूअल नेचर, मतलब उनके अंदर दोनों तरह का करेक्टर होता है, बोथ वेव नेचर एज वेल एज दैट ऑफ अ पार्टिकल नेचर। दोनों तरह का करेक्टर है, वेव भी और पार्टिकल नेचर भी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट उस टाइम पे डिस्कवरीज हुई थी वो थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। तो स्पेक्ट्रम आपने प्रीवियस क्लासेस में स्मॉल स्केल में पढ़ा है कि हम सन से आने वाली रेडिएशंस को प्रिज्म पे डालें और वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो वो सन की रेज की बात है, लेकिन वो एक आपने बड़े शॉर्ट में उसको रीड किया। तो यहाँ हम इससे नेक्स्ट वीडियो में स्पेक्ट्रा को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो क्या होता है, जब हम क्या कर रहे थे, किसी भी तरह का कोई भी एटम है और हम उसे एक्सपोज कर रहे थे हीट से, लाइट से या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, तो क्या और उससे फिर जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन थी उनको हम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वो क्या थी? इंप्रेशंस थे। उन एक तरह से डिस्क्रीट लाइंस आई थी। तो वो जो पैटर्न आया था ना, वो एक तरह से इमेज थी, आइडेंटिटी थी, फोटोग्राफिक आइडेंटिटी थी किसकी? उस एटम की। तो ये इतनी वंडरफुल चीज थी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स उन्होंने लेके देखे। तो हर एक का बच्चों डिफरेंट टाइप का एक डिस्क्रीट, एक करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम आया। वो इतना करेक्टरिस्टिक था कि आप उसको देख के एनालाइज कर सकते हो कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये इस एलिमेंट का है। तो बच्चों आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कहीं पर कोई क्राइम सीन होता है तो फोरेंसिक वाले आते हैं तो फिंगरप्रिंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स का यूज करके वो फाइंड आउट करते हैं ये फिंगरप्रिंट किस पर्सन के हैं, क्योंकि हर एक पर्सन के फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट। तो इसी जिस तरह से हर पर्सन के फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं, इसी तरह से स्पेक्ट्रा भी ये मान लो एटम का फिंगरप्रिंट है, उसकी एक फोटोग्राफिक आइडेंटिटी है। डिफरेंट टाइप्स के एटम का बच्चों डिफरेंट टाइप का स्पेक्ट्रा था। तो बच्चों अगर हमें स्पेक्ट्रा पता चल गया तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता है भी। जैसे सन से आने वाली रेज है और हमने सन से जो रेज आ रही है उनका स्पेक्ट्रा नोट किया, उनको एक फोटोग्राफिक फिल्म पे रिकॉर्ड किया, तो वो जो पैटर्न है वो हमें ये बता सकता था कि सन में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो है ना वंडरफुल चीज, कितनी दूर है सन, और हम ये पता लगा सकते थे कि उसके अंदर भी कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो तो मेन जो उनके सामने ये बात थी कि अगर ये बात एक्सप्लेन हो जाए कि स्पेक्ट्रा किस तरह से आता है, तो हमें एटम के स्ट्रक्चर का और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसको? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। तो बच्चों जो ड्यूअल नेचर के बारे में सबसे पहले हमें बताया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। तो बच्चों इन्होंने हमें क्या बताया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1870 में हमें बताया। ये भी बहुत एमिनेंट साइंटिस्ट थे। अगर आप जानो तो पहली जो कलर्ड फोटोग्राफ की इन्वेंशन थी वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने की थी। तो बच्चों इन्होंने हमें बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, पीरियोडिक मोशन में है, तो उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एसोसिएटेड होती है। तो उसके साथ एक वेव ट्रेन एसोसिएटेड होती है। तो वो कैसी वेव है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो खासियत थी वो क्या थी कि इनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएटेड था
मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड था, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड थे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो बच्चों यहाँ जो हमारे पास दिखाया गया है कि देखो, अगर आप इसे देख रहे हो, ये वेव है, इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। और हमारे पास ये रेड वाला आपको दिख रहा है, ये रेड रेड एरो ऊपर नीचे जा रहा है, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? उसके परपेंडिकुलर है। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम इससे समझते हैं, जैसे ये मान लो कि ये हमारा जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? रेड जेड एक्सिस है। ब्लैक वाला मेरा एक्स एक्सिस है, और जो ब्लू है वो मेरा क्या है? वाई एक्सिस है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो ये मेरे पास तीन एक्सिस हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के टुवर्ड है, कहाँ है? एक्स एक्सिस। तो ये इस तरह से मूव कर रही है वेव, ठीक है। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के टुवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है? वाई एक्सिस। तो वहां वेव किस तरह से मूव कर रही है? ठीक है, इस तरह से। ये थी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये फ्रंट बैक, वाई एक्सिस के टुवर्ड बच्चों इसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन स्टिल ये जो वेव है बच्चों, ये प्रोपेगेट कहाँ कर रही है? ये प्रोपेगेट कहाँ कर रही है? जेड एक्सिस की ओर कर रही है। तो यहां से ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने हमें बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल बच्चों कैसा है? एसेलरेटेड मोशन, एसेलरेटेड है, पीरियोडिक मोशन में है, तो लगातार उसके साथ दो फील्ड एसोसिएटेड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विच आर परपेंडिकुलर टू each other as well as perpendicular to the direction of propagation। तो उन्होंने जो पॉइंट कहे थे अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों उन्होंने हमें बताया, पहली पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके साथ क्या एसोसिएटेड होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एज वेल एज परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो बच्चों दूसरी जो बात उन्होंने बताई थी, दैट दे रिक्वायर नो मीडियम, इन रेज को फैलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। दे रिक्वायर नो मीडियम, इनको फैलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे देखो बच्चों, साउंड वेव है, मैं बोल रही हूँ, तो इस साउंड को फैलने के लिए एयर चाहिए, एयर का मीडियम चाहिए। अगर यहाँ से एयर निकाल दी जाए तो आप आवाज नहीं सुन सकोगे, तो इसको फैलने के लिए मीडियम चाहिए। वाटर वेव है, हम तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? रिपल्स क्रिएट होते हैं, तो उन रिपल्स को क्रिएट होने के लिए भी वाटर मीडियम चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फैलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। दे कैन इवन पास थ्रू वैक्यूम। सन से हमारे तक रेज आ रही है तो वो बीच में वैक्यूम में से भी पास करती हैं, तो कोई मीडियम नहीं चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है कि ट्रेवल कैसे करते हैं? द ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, ठीक है। हमारे पास जो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो सारी किस स्पीड से चलती हैं? द ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और नेक्स्ट है कि दो फैक्टर हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है उनकी, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये ऐसे दो पैरामीटर है जो डिफाइन करते हैं एक वेव को, किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। भी हम किसी वेव के बारे में बात करें तो हम कहेंगे कि ये वेव है, इसकी इतनी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, ये इसकी पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी होगी। तो डिफरेंट वेव्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब हम इनके बारे में, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, ठीक है, ये ग्रीक लेटर है। तो हमारे पास वेवलेंथ के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं? लैम्डा। और वेव आपको पता है बच्चों कैसी होती है? इस तरह से, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। ये क्रस्ट और ये नीचे वाला ट्रफ, फिर क्रस्ट फिर ट्रफ। तो ये बच्चे एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिल जाए तो साइकिल। अब बच्चों वेवलेंथ क्या चीज होती है? वेवलेंथ होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड
ट्रफ, दो क्रस्ट के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, ये जो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है ये भी हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ वेव की लेंथ, तो लेंथ की जो यूनिट होती है वही वेवलेंथ की यूनिट होती है। तो वेव लेंथ की क्या यूनिट होती है, मीटर भी ले सकते हो आप, सेंटीमीटर भी ले सकते हो, एंगस्ट्रॉम भी ले सकते हो, नैनोमीटर भी ले सकते हो, पिकोमीटर भी ले सकते हो। तो वैरायटी टाइप की यूनिट है, तो एसआई यूनिट मीटर। ठीक है, मीटर भी ले सकते हैं। अगर दूसरी यूनिट्स की बात करें, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, इनसे हम वेव को एक्सप्रेस करते हैं, वेवलेंथ को। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास बात आती है फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो बच्चों हम फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ देखो बच्चों दिखाया गया है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का ये सिंबल है, इसे हम बोलते हैं न्यू। ठीक है, न्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, न्यू, एन यू, न्यू। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक टाइम में एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फिर हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि कितने साइकिल, एक पॉइंट है पर्टिकुलरली, वहां से कितने साइकिल क्रॉस हो रहे हैं, एक सेकंड में वेव कितने साइकिल बनाती है। अगर एक सेकंड में वेव एक साइकिल बना रही है, सपोज मैं कहूं एक सेकंड की बात करूं और मेरे पास जो वेव चल रही है, एक सेकंड की बात कर रही हूँ, अगर मेरे पास वेव ऐसे चल रही है, ये बच्चों आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो एक सेकंड में मेरे पास वेव ऐसे चल रही है और इसके यहाँ कितने साइकिल बन रहे हैं, ये एक क्रस्ट और ट्रफ मिलके ये क्या बनता है, एक साइकिल। तो ये कितना साइकिल हो गया, दूसरा साइकिल, और ये कौन सा साइकिल हो गया, तीसरा साइकिल। तो कितने साइकिल बन रहे हैं, 3 साइकिल। तो एक सेकेंड में वेव के कितने साइकिल बनते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो जो बच्चों फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है साइकिल्स पर सेकेंड, और इसे हम सिंपल भी लिखते हैं, पर सेकेंड भी अकेला लिख सकते हैं, और अगर हम दूसरी यूनिट में रिप्रेजेंट करें तो इसी को हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है, साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। उसके बाद बात हम करते हैं वेव नंबर की। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेव नंबर। तो वेव नंबर हम किसे बोलते हैं, तो बच्चे वेव नंबर क्या है कि वंस हम कहते हैं कि एक, पहले हमने बात की थी एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव पास होती है, वो तो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं एक यूनिट लेंथ के अंदर, वो यूनिट लेंथ भी 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट है। अब लेंथ की बात है, इस पर्टिकुलर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेव नंबर। जैसे बच्चों यहाँ स्केल दिखाई, यहाँ यूनिट क्या लिए, सेंटीमीटर, तो यहाँ 0 से लेकर 6, तो ये 2 से 3 के बीच में क्या हो गया, यूनिट। एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वेव नंबर। जैसे अगर यहाँ भी हम देखें कितनी प्रेजेंट है, ये देखो, ये एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 के आसपास वेव है। तो ये हमारे पास क्या है, वेव नंबर है, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो जो हमारे पास वेव नंबर होता है उसका सिंबल क्या होता है बच्चों, वेव नंबर का जो सिंबल है वो होता है न्यू बार। इसको क्या बोलते हैं, न्यू बार। न्यू है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो ये बच्चों किसके बराबर होता है, 1/लैम्डा के। लैम्डा की यूनिट मीटर है, तो वेव नंबर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। लैम्डा की यूनिट सेंटीमीटर है, तो वेव नंबर की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं क्या रिलेशनशिप है किसके बीच में, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच में। तो बच्चों देखो, हमें फ्रीक्वेंसी से पता चला, फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स बनते हैं, और वेवलेंथ क्या होती है, लेंथ होती है एक साइकिल की। और हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, भी यूनिट एक पर सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आपको पता है एक साइकिल की वेव, एक साइकिल की लेंथ लैम्डा होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या मापती है, कितने साइकिल है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ को और कितने साइकिल उसने, कितने टोटल साइकिल है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं,
किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो बच्चों सी जो होता है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा इनटू में न्यू। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला है, इसका यूज करके कई न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये लैम्डा इंटू न्यू, न्यू ये हमारे पास क्या बताता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है, न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से बेसिकली दो फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ आपको पता है वेलोसिटी, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती है किससे, लाइट की स्पीड से। तो सी की वैल्यू यहाँ फिक्स है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो लैम्डा हमारी वेवलेंथ है जिसकी यूनिट हमने बताया मीटर है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, पर सेकंड है। तो हमारे पास हम एक तो इसको यूज करेंगे और दूसरा हमें पता है वेव नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वेव नंबर किसके बराबर होता है, 1/λ के बराबर होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले आगे, तो अब है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है कि अगर अरेंज करें वेरियस रेडिएशन को, कैसे अरेंज करें, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो बच्चों ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है। तो देखो वेवलेंथ कितनी होती है, अगर मैं यहाँ लिखूं, आपको मैंने अभी पीछे बताया कि सी इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू में न्यू। सी क्या है, लैम्डा इंटू में न्यू। तो यहाँ से सी की वैल्यू तो बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूं तो लैम्डा क्या है, सी ओवर में न्यू। लैम्डा किसके बराबर है, सी बाय न्यू के बराबर है। तो सी कांस्टेंट है, तो लैम्डा और न्यू जो है ना बच्चों वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के इनवर्स में है। अगर हमारे पास लैम्डा ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर किसी वेव की वेवलेंथ ज्यादा है तो बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर किसी वेव की वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ जो दिखा है ये वेरियस वेव को अरेंज किया गया है, इस साइड जाते हुए वेवलेंथ बढ़ रही है, अगर वेवलेंथ बढ़ती जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस साइड वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है और बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो सबसे ज्यादा जो लंबी वेवलेंथ की रेडिएशंस होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है वो हमारे पास होती है लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये सब इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उससे कम वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की। ठीक है, इसी तरह से हम जाएं तो गामा रेज की सबसे मिनिमम वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, गामा रेज की। इसलिए बच्चों इनकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत होती है। एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी गामा रेज की फ्रीक्वेंसी से कम है। ठीक है, फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यूवी की। फिर उसके बाद बच्चों ये जो पैटर्न दिखाया गया छोटा सा, ये जो कलर्ड पोर्शन दिखाया गया ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये विजिबल रीजन को रिप्रेजेंट करता है। मींस ये वो रीजन है जो हमारी आईज को विजिबल होता है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से यही वाला पोर्शन है जो दिखाई देगा, ना हमें गामा रेज, ना हमें एक्स रेज, ना यूवी, आईआर, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, या हमें कुछ कोई भी वेव नजर नहीं आती। हमें कौन सा रीजन नजर आता है, विजिबल रीजन हमें नजर आता है। तो बच्चों विजिबल रीजन देखो मैं यहाँ दिखाऊं तो ये विजिबल रीजन है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्या होता है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। तो अगर आपको ये नहीं भी याद है तो आप इससे याद रख सकते हो, ये बात हमेशा याद रखो बच्चों कि जो रेड कलर होता है ना, इनमें से विजिबल रीजन में से रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसलिए बच्चों रेड कलर हमें सबसे दूर से नजर आता है, क्योंकि जो हमें कलर विजिबल है उनमें से रेड कलर हमें सबसे दूर से नजर आता है। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसलिए जितने भी बच्चों खतरे के सिंबल होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, रेड कलर का। या हमें कहीं कोई सिग्नल देना हो, कोई कहीं स्ट्रक हो गया हो, फंस गया हो किसी आइलैंड पे, तो बच्चों वो रेड कलर का क्लॉथ यूज करते हैं। रेड कलर, कोई ऊपर से एरोप्लेन भी जा रहा होगा तो उनको बाकी नहीं नजर आएगा तो भी उनको क्या नजर आएगा, रेड कलर नजर आएगा। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है
तो बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से पैटर्न है। गामा रेज सबसे हाई एनर्जी की रेडिएशन होगी, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी, एक्स रेज की उससे कम, यूवी, फिर विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है। ठीक है, और उस आप हमारी बॉडी में से भी हमेशा कौन सी रेज निकलती है, इंफ्रारेड। हमें नजर नहीं आ रही, कोई कलर लाइट नहीं निकल रही, लेकिन रेडिएशन रेडिएट हो रही है, तो वो कौन सी रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन। माइक्रोवेव, बच्चों जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें कौन सी वेव्स यूज होती है, माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। उसके बाद जो ये 10 की पावर 6 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी, ये कहाँ यूज होती है, रेडियो वेव्स में। जो बच्चों ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, जैसे विविध भारती, ये अलग अलग टाइप के रेडियो चैनल चलते हैं, तो वो किस उसके लिए कौन सी वेव्स यूज की जाती है, रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं। तो अब बच्चों हम इसकी थोड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ हमें बताया गया है कैलकुलेट करना है आपको वेव नंबर। क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर। तो मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ। तो एक तो हमें कैलकुलेट करना है वेव नंबर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। और हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें गिवन क्या है, हमें बच्चों दे रखी है वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और उन्होंने हमें कहा है कि आप बाकी दो चीजें वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। तो बच्चों आपको यहाँ लैम्डा दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को पहले हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 4000 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। तो इतने मीटर है, तो ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। तो अगर वेवलेंथ हमें पता है तो आपको पता है वेव नंबर हम कैसे निकालते हैं, बस वेवलेंथ का क्या कर दो, इनवर्स कर दो। ठीक है, आप 1 ये चीज कर दोगे 4000 इंटू 10⁻⁻10, इसको आप सॉल्व कर लो। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻7, तो 10 की पावर 7 बाय में 4। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वेव नंबर। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको पता है रिलेशनशिप क्या है, C इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू में न्यू। आपको यहाँ न्यू निकालना है, तो न्यू कैसे निकालेंगे, C ओवर लैम्डा कर देंगे। और C की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8, 3 इंटू 10⁻8। और नीचे हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, वेवलेंथ की, वो कितनी है, 4000 इंटू 10⁻⁻10। तो बच्चों इस इक्वेशन को, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो वेव नंबर है उसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर इनवर्स। ठीक है, और इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है इसकी यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों यहाँ प्रॉब्लम दिखाई गई है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आपको यहाँ बताया गया रेडियो स्टेशन। ठीक है, जैसे विविध भारती या और भी कई तरह के रेडियो स्टेशन है, FM 94.2, ठीक है, 90.4। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेडियो स्टेशन है, वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। क्या एमिट कर रहा है, आपको यहाँ दे रखी है फ्रीक्वेंसी, कितने किलो हर्ट्ज की, 1368 किलो हर्ट्ज। ये हमारे पास क्या दे रखी है, उस रेडियो स्टेशन से एमिट होने वाली फ्रीक्वेंसी बता रखी है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक तो लैम्डा कैलकुलेट करना है, और ये बताना है विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू। तो ये स्पेक्ट्रम के कौन से हिस्से से बिलोंग करते हैं, भी जो ये वेव्स हैं वो रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एक्सरेज है, क्या है, ये हमें बताना है। तो हमें पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1368 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ। तो क्या फॉर्मूला है, आपको मैंने अभी बताया ना, क्या फॉर्मूला है कि जो C है, C इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू में न्यू। ठीक है, तो यहाँ C की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लैम्डा हमें क्या करना है, निकालना है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है किलो हर्ट्ज में, तो पहले किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज कर लेते हैं। किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कैसे चेंज करेंगे, किलो मीन्स 10⁻3। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, 1368 इंटू में 10⁻3 हर्ट्ज।
और हर्ट्ज को हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज और पर सेकंड बराबर होता है, तो 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अब ये वैल्यू, आपको सी की वैल्यू पता है, लैम्डा हमें निकालना है, न्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकंड। तो यहाँ से पर सेकंड कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या आया, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 10⁸ बाय में 1368 इंटू में 10⁻³। तो बच्चों आप इसे स्ट्रक करेंगे, जो कटता है काट के, हमारे पास ओवरऑल जो इसका सॉल्यूशन आएगा, तो आप सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास किस में आएगा, वेवलेंथ किस में आएगी, मीटर में। उसके बाद जो बच्चों उन्होंने कहा है कि आपको ये बताना है कि ये कौन से रीजन में बिलोंग करता है। तो देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी से ही हमें पता चल जाएगा, 1368 इंटू 10⁻³ है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1.368 इंटू 10⁻⁶। तो आपने इसे 1 के बाद पॉइंट कर दिया, और ये 3 डिजिट क्योंकि हम आगे लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 10⁻⁶। तो बच्चों आप स्पेक्ट्रा से देख लो, 10⁻⁶, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में 10⁻⁶ है, तो वो कौन से रीजन से बिलोंग करती है। तो मैं अगर निकालूं स्पेक्ट्रा वाला रीजन, ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास आ रही है, ये जो रीजन है 10 की, क्योंकि हमारे पास बच्चों जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो किस में आ रही है, 10⁻⁶ में, और 10⁻⁶ कौन सा रीजन है, रेडियो वेव्स का। तो बच्चों ये जो वेव्स है वो हमारे पास कौन से रीजन से बिलोंग करती है, रेडियो वेव के रीजन से बिलोंग करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये बिल्कुल उसी तरह का है जो हमने पहले न्यूमेरिकल दिया है। तो यहाँ हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, कितनी दे रखी है वेवलेंथ, 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तो आप उसे किस में चेंज कर लोगे, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है, और आपको क्या कह रखा है, एक तो वेव नंबर निकालो और दूसरा क्या निकालो, फ्रीक्वेंसी। तो आप वेव नंबर कैसे निकालोगे, 1/λ करके, 1/λ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर। तो आप इसे 1/5800 इंटू 10⁻⁻10, तो ये हमारे पास वेव नंबर आ गया, इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, मीटर इनवर्स। आप इसे सॉल्व कर लोगे। उसके बाद दूसरी चीज हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है, इसको मैं रब कर दूं, तो आपको दूसरी जो चीज निकालनी है वो है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू में न्यू। तो यहाँ से हमें न्यू निकालना है, C की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁸ लैम्डा, हमने अभी बताया आपको 5800 इंटू 10⁻⁻10, और आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, न्यू। तो ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बाय में, तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸ बाय में 5800। तो बच्चों ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जिसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, सॉरी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जिसकी यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। ठीक है, तो पर सेकंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो बच्चों प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस में से आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।